नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में ये खास प्रस्तुति है। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो इतिहास बनाती हैं और ऐसी ही एक किताब एकाकीपन के 100 वर्ष मेरे हाथ लगी पिछले दिनों। और इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे लगा कि इस पुस्तक पर अपनी ओर से कोई बात कहने की बजाय जिनका श्रम है, जिनके माध्यम से यह पुस्तक हिंदी में हमारे पास पहुंची है, क्यों ना उनसे बात किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं मनीषा तनेजा जी। मनीषा जी स्पेनिश पढ़ाती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। पहले आपका स्वागत करें, फिर परिचय देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य शुक्रिया, तक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मनीषा जी इतना अधिक काम करती हैं, भाषाओं को समृद्ध करने का काम करती हैं, हिंदी को समृद्ध करने का काम करती हैं और हिंदी के अलावा दुनिया की कई भाषाओं से इस रूप में जुड़ी हैं कि इनके काम को देखते हुए कई बार अचरज भी होता है और हमारे जैसे लोग जो कुछ किताबें पढ़ते हैं उनको ईर्ष्या भी होती है कि कोई व्यक्ति इतना समृद्ध कैसे हो सकता है और दुनिया भर के साहित्य को इस रूप में कैसे समझ सकता है। न केवल समझ सकता है बल्कि अपने देश के लोगों को समझाने की कोशिश भी कर सकता है और उनके सामने रख भी सकता है। मनीषा जी, जैसा कि मैंने बताया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पेनिश की अध्यापिका हैं। बच्चों को पढ़ाती हैं स्पेनिश, अंग्रेजी की जानकार हैं, हिंदी निश्चित रूप से उनकी भाषा है अपनी। और यह पुस्तक अनुवाद करने में इसी विषय पर, हालांकि उन्होंने ये उनके शोध का विषय था, 20 साल 20 साल कोई किसी पुस्तक का अनुवाद कैसे कर सकता है, अगर मैं आपको कहूं तो आपको आश्चर्य होगा। और गैब्रियल गार्सिया मार्केस लिखा हुआ है। हम लोग अभी तक जो पढ़ते रहे हैं वो मार्केस पढ़ते हैं या मार्केज पढ़ते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। गैब्रियल गार्सिया हम कहते हैं, यहाँ किताब पर लिखा है गाब्रियल गार्सिया मार्केस। तो किताब पर हम आए, इससे पहले मैं बता दूं कि मनीषा जी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पेनिश पढ़ाना शुरू किया। भाषा और साहित्य पढ़ाती हैं। अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश में कई कृतियों का अनुवाद किया है, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता पाब्लो नेरुदा का संस्मरण हाँ मैंने जिंदगी जी है, नार्दिन गार्डिमर, ये वो लोग हैं जिनसे विश्व साहित्य बनता है। मतलब जो भी पढ़ रहा होगा, साहित्य का विद्यार्थी हो या साहित्य जिसको अच्छी किताबों में रुचि हो, वो इन लोगों का नाम जानता होगा। उनका कहानी संग्रह छलांग नाम से आया है। तुर्की के लेखक हकान गुंडे, स्पेनिश लेखिका मेर्से रूदोरेदा, नाम जिनके इतने कठिन हैं, उनकी किताबों को उनकी भाषा उनकी भाषा और में हिंदी में रख देना। इसके अलावा अभी पिछले दिनों एक बहुत अच्छी किताब आई थी अमिताभ घोष की, गन आइलैंड, उसको मैंने पढ़ा था, बंदूक द्वीप के नाम से छपी थी। वो किताब भी बहुत ही उम्दा है। जहाँ तक इस किताब की बात है, ये विश्व इतिहास के क्लासिक की श्रृंखला में दर्ज होता है। मैं गार्सिया के बारे में पहला सवाल मनीषा जी से यही जानना चाहूंगा कि हम लोग गैब्रियल गार्सिया मार्केस पढ़ते रहे हैं, इस पुस्तक पर आपने मार्केस लिखा है जी। तो इसका अनुवाद कैसे शुरू किया? और 20 साल में आपने इसकी भूमिका में इस बात को लिखा है कि जब मैंने करना शुरू किया था और जब ये किताब छपने को आई, कई बार आप अपनी हिम्मत भी छोड़ती रही, कई बार आपको आलस्य भी लगा और आपने खुद इस बात को स्वीकारा है कि उस समय से इस समय तक भाषा भी बदलती रही, अनुवाद का प्रवाह भी बदलता रहा, आपकी समझ खुद आप समृद्ध होती गई इतने सालों में, तो सब कुछ बदल गया। तो आपने इन चीजों को कैसे समेटा और वह क्या वजह थी कि आपने एकाकीपन के 100 वर्ष को चुना अपने अनुवाद के लिए भी और अपने शोध के लिए? जी। जी। बहुत सारी चीजें आपने बोल दी एक साथ और इतने बड़े परिचय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहली बात ये थी कि आप शायद मानेंगे नहीं या बहुत हमको खुद भी अचरज होता है कि हिंदी हमारी पहली भाषा नहीं है। आज भी बोलने में थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं क्योंकि पढ़ना और लिखना तो सीख लिया, लेकिन बोलने का उतना ज़्यादा नहीं रहा है। हम हम एक कॉन्वेंट में बड़े हुए बचपन से, 8 साल के थे तब कॉन्वेंट में गए थे, जहाँ पे आयरिश नन्स थीं। अंग्रेज़ी ही बोलनी पड़ती थी, हिंदी बोलना अलाउड 8वीं के बाद हिंदी पढ़ी नहीं। तो जब हम जेएनयू पहुँचे, वहाँ पे हमको बहुत शर्म आती थी कि हमको हिंदी नहीं आती है। और मिले भी हम ऐसे लोगों से थे, जैसे आशुतोष को हम मिले तो अब हिंदी बोलने वाले सारे थे, हिंदी भाषी थे सारे के सारे, तो धीरे-धीरे किताबें उठा के, अखबार उठा के हमने हिंदी पढ़ना शुरू किया और अपने आप को हिंदी सिखाई। वहाँ से हिंदी का सफ़र शुरू हुआ हमारा। फिर उसके बाद क्योंकि हम अनुवाद में काम करना चाहते थे, हम पूरा अपना रिसर्च पीएचडी अनुवाद में ही करना चाहते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लगा कि इससे बड़ा उपन्यास तो कोई हो ही नहीं सकता स्पेनिश में जिसको अनुवाद किया जाए। तो हमने सोचा चलो यही चुन लेते हैं। ऊपर से क्योंकि रिसर्च का काम था तो वो जो आपने देखा होगा, इस अनुवाद में करीब 300-400 टिप्पणियाँ हैं हर एक चीज़ पर, सामाजिक और राजनैतिक हर तरह की इतिहास पर। तो वो काम भी साथ-साथ हुआ, तो 5 साल पूरे लगे थे इस अनुवाद को करने में। 5 साल बाद हमने अपना थीसिस जमा किया और पीएचडी अवार्ड हो गया, लेकिन तब तक ऐसा हुआ था कि एक अनुवाद इस उपन्यास का छप चुका था। और उस तो अब ज़ाहिर-सी बात थी कि एक उसी समय छपा तो हमारा वाला अनुवाद छपने वाला तो था नहीं तुरंत, और उसके बाद 20 साल तक अ, इस तरह का कुछ सिलसिला रहा कि कॉपीराइट का इश्यू फँस गया इसमें, और वो मार्केज़ के जो एजेंट्स थे वो कॉपीराइट देना ही नहीं चाह रहे थे हिंदी में। क्योंकि उन लोग को लग रहा था इतना बड़ा देश है भारत, इतने हिंदी भाषी, तो पैसे वो बेहिसाब हो जाता है उसका कैलकुलेशन। और जितने पब्लिशर्स थे सब इस बात को रो रहे थे कि हिंदी में किताबें बिकती कितनी और बहुत महँगी कर देंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। तो वो सुलझाते-सुलझाते पूरे 20 साल लगे। उन 20 सालों में ये अनुवाद हमारे पास रहा, लगातार बीच-बीच में पढ़ते रहे, सुधार करते रहे, जब हमको लगता था अरे ये हमने क्या लिख दिया है। फिर उसकी भाषा का सुधार होता था, थोड़ी बहुत समझ बदल जाती थी क्योंकि आप बहुत और भी चीज़ें पढ़ने लगते हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ जो हमने समझी थी, ये वाक्य का मतलब ये नहीं, ये होना चाहिए। तो वो समझ धीरे-धीरे बदलती जाती है। उसी की तरह वो 20 साल तक कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया, ये नहीं कि लगातार, लेकिन हाँ, उस पे लगातार नज़र बनी ही रही कि एक दिन तो शायद ये छपेगा, और ये पिछले साल जब छपा, तो शायद इससे बड़ी खुशी हमको नहीं मिल सकती थी। और जहाँ तक आपने सवाल किया मार्केज़ के नाम का, उच्चारण का, एक्चुअली ये जो हमने हिंदी में अब लिखा है, ये स्पेनिश का असली उच्चारण है, बिल्कुल वैसा फ़ोनेटिक। तो आप लोग जो हमको बहुत तकलीफ़ होती थी हिंदी में जब हम मार्केज़ कहीं पे लिखा देखते थे क्योंकि वो ख साउंड तो नहीं था। तो उस चीज़ को सुधार करने के लिए जो पता नहीं 1970 से लेके आज तक ख बन गया था किसी तरह, मार्केज़ का नाम पूरा बिगड़ चुका था, उसका सुधार करने के लिए हमने तय किया। स्पेनिश में ज़ साउंड भी नहीं होता है, वो जो उच्चारण होता है वो होता है स ऐसे करके जो दाँत से जीभ टकराती है। तो जो मार्केज़ भी लिखते थे वो भी गलत होता था। तो बहुत सोच के, बहुत से लोगों से बातचीत करने के बाद हमने फैसला किया कि अगर ये गलती सुधार होना है, तो शायद ये, क्योंकि हमने इतनी मेहनत और इतना अपना दिल दिया है इस अनुवाद को, तो ये गलती सुधार भी हम ही कर देते हैं। इस वजह से नहीं, ये गाब्रिएल गार्सिया मार्केज़ जो है, ये सही उच्चारण स्पेनिश की तरफ से है। वाह! ये आपने एक अच्छी जानकारी दी, क्योंकि जब हम भाषाओं का अनुवाद करते हैं तो अमूमन लोग भावांतर मतलब केवल शब्द बदल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम अच्छा अनुवाद वही है जिसमें केवल लिपि ही नहीं बदलती बल्कि उसमें स्थानीयता का बोध आ जाता है। इस किताब को मैं जो इसकी यूएसपी मैं कहूँगा, इसकी एक ख़ासियत पढ़ने के दौरान ये है दिखी मुझे कि जिसको आपने टिप्पणी कहा, जी, कोई साम्राज्य है, कोई व्यक्ति है, कोई एक भाव है, तो आपने बाकायदा उसको विस्तार में लिखा है उसके बारे में। जी। जैसे अगर हम शुरुआती पन्ने की ही बात करें तो बुएंदिया का ज़िक्र आपने किया है, कर्नल ओरेलियानो। आग्लियानो बुएंदिया। तो आपने बाकायदा उनका विवरण दिया है कि ये कौन है, यह नाम कैसे बना है, किस शब्द से इसका उद्भव हुआ है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मूल पुस्तक में ये टिप्पणियाँ थी क्या?
या ये आपने रिसर्च के दौरान जो आपको विशेषज्ञता हासिल हुई स्पेनिश को भी और मार्केस के प्रति भी और इस पुस्तक के प्रति भी, तो ये आपके अनुभव से आया या उस पुस्तक में मूल रूप से ये था? नहीं, ये मूल रूप से एक संस्करण में है स्पेनिश में, लेकिन इतना नहीं है। और ये यही पीएचडी का काम भी था, इस पूरे उसका अनुसंधान करना, पूरा पढ़ना समझना कि क्या चीज है ये उपन्यास। क्योंकि अगर खाली अनुवाद है तो फिर वो पीएचडी कैसा हुआ, तो फिर तो कोई मतलब आराम से हो सकता है। तो उस चीज को समझना और समझाना असल में काम तो वही था पीएचडी का। तो इस वजह से बहुत कुछ तो हमारा ही काम है उसमें। और उम्मीद है कि लोगों को ठीक लगा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई है इससे, उनकी नहीं, वो शिकायत भी रही है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आपने एक तरह से, हम इसको कहें कि रामचरितमानस अगर कोई पढ़ रहा है तो मानस का पद पढ़ रहा हो और चौपाई पढ़ रहा हो और उसकी व्याख्या के साथ भावार्थ के साथ चीजें आ जाएं, चीजें तो आ जो जाए। लोग रिद्म में जाने वाले हैं उनको लगता है कि ये व्यतिक्रम हो रहा है। जी लेकिन अगर जी वो इसको पहले समझ लेंगे तो उनके लिए ये आसान हो जाएगा। आपने शुरू में चूंकि समझा दिया है तो बाद में कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पहली ही पन्ने पे अगर उनको 3 लाइन का पहला आपने जो शुरुआत की है, जब हम इसको खोलते हैं तो जी। बाकायदा विस्तार से जो है वो डिटेल आ जाता है, तो उनको लगता है यार पहली लाइन में ही हम इतनी इतना बड़ी डिटेल पढ़ ले। डिटेल में कैसे चले गए। और ये सवाल मेरे मन में भी आया था इसको पढ़ते हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप से अगर इस पुस्तक के बारे में पूछा जाए कि इसकी कहानी क्या है, तो आप क्या कहेंगी? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि इस इतने बड़े कालखंड पर लिखी हुई ये पुस्तक है, इतने बड़े लेखक की है, उनकी पूरी दुनिया के जो पुस्तकें हैं उनमें इसका एक अपना स्थान है। ऐसा कौन-सा इसका अध्याय था जो या घटना थी जो आपके मन को छू गई? आपको लगा कि ये चीज़ कोई मार्केस के अलावा नहीं लिख सकता या इस किताब की आत्मा ये खंड है? ठीक है। सबसे पहले तो ये जो उपन्यास है इसकी कहानी बहुत आसान तरीके से कहें तो एक परिवार की कहानी है, उसकी कई पुश्तों की कहानी है। साथ ही साथ ये कोलंबिया की कहानी है और साथ ही साथ ये दक्षिण अमेरिका की कहानी है। मार्केस खुद ही कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका के एकाकीपन की कहानी है। किस तरह दक्षिण अमेरिका जो है ना यूरोप के साथ जुड़ सका है, ना एशिया के साथ जुड़ सका, वो अलग होके रह गया क्योंकि स्पेन का उसके ऊपर राज्य था और उस तरह से वो एकाकी होता चला गया। तो ये जो किताब है, ये जो उपन्यास है, कहानी एक परिवार की है कहने को, लेकिन है ये दक्षिण अमेरिका की, कैसे वो दुनिया से भी कटता चला गया और उस पे जितना कुछ उपनिवेशक आए, जिस तरह से उसका सारा समाज बदला, एक तरह से एक सबक भी है ये उपन्यास। इसकी कहानी ही एक सबक है कि अगर हम एकाकी होते गए, अगर हम अपनी संस्कृति को भूलते गए, हम अपनी जड़ों को अलग करते गए, तो हम लोग का विनाश तय है। अगर हम लोग अपनी प्रकृति का साथ अन्याय करते गए, जैसा कि हम लोग आज भी कर रहे हैं, वो भी हम लोग का विनाश ही लाएगा और कुछ नहीं। इतनी सी कहानी है ये, और ये 400 पन्नों में 100 साल में ये पूरी होती है। लेकिन इसमें हम 1970 का दशक हो, चाहे 80, 90, 2000 या आज का हो, हर एक समय की झलक हम इसमें बहुत सफाई से देखते हैं। जो कोई दिक्कत आज इंसान झेल रहा है वो इसमें आपको नजर आ जाएगी। और ये कहानी तो मतलब फ्रांसिस ड्रेक के समय की उन्होंने इसमें जोड़ी है और फिर जाके अंत में विनाश जब होता है 100 साल बाद। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ ये एक परिवार की कहानी है, लेकिन इसमें इतनी सारी चीजें हैं, भाषा को लेके है, कम्युनिकेशन को लेकर है, क्लाइमेट चेंज है, इतनी सारी चीजें एक परिवार के जरिए हमको देखने समझने को मिलती है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है ये उपन्यास, इसको पढ़ के हम लोग कुछ शायद सीख लें। तो ये तो कहानी है। अब इसके आगे कहना और पूरी कहानी बताना तो आप जानते हैं 5 साल तो नहीं, अनुवाद में लगे, वो बहुत नहीं। लंबा समय है। तो ये मतलब कहा जाए तो कहानी एक तरह से यही है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? कि माफ कीजिएगा। इसका इसका कोई एक जी अध्याय जो जी आपको आपके मन को जिसको लगता है कि इस उपन्यास की आत्मा ये है, जैसे हम अगर मान लीजिए किसी भी किताब की बात करें तो हम जी बता सकते हैं कि उसका टर्निंग पॉइंट ये पर्टिकुलर जी घटना जी थी। जी जी। चाहे वो किसी इसमें भी। टर्निंग पॉइंट तो पता नहीं, लेकिन जो दो इंसिडेंट्स इस उपन्यास में, दो अध्याय जो बहुत
हमको लगा कि मुश्किल भी थे और अजीब भी थे और अच्छे भी बहुत लगे। एक था खोसे अरकादियो की मौत, जिसमें जो उर्सुला जो माँ है, उसके बेटे का जब मौत होती है, जो कि एक ऐसी मौत है जिसका अंत तक खुलासा नहीं होता कि कैसे ये मौत हुई। बहुत ही अजीब तरह से उसकी मौत होती है, और वो जो खून की धारा उसके घर से निकल के पूरे शहर से होते हुए माँ के पास जाती है और माँ को उस घर तक वापस लेके आती है, उसमें एक ऐसी चीज थी कि जैसे ये तो भारतीयता है पूरी की पूरी, जो हम लोगों के यहाँ माँ बेटे के रिश्ते को लेकर जो चीज है वो इसमें इतनी साफ झलक रही थी कि जो अंत में बेटे ने माँ को आवाज दी और माँ भी दौड़ती हुई चली गई। तो उसकी खून की धारा जो पूरे शहर और घर से बहती हुई आती है, वो एक पार्ट था जो हमको बहुत बहुत ही ज्यादा मार्मिक लगा। और दूसरा एक था, इसमें एक पात्र है फर्नांडा देल कार्पियो। तो बहुत दुखी बेचारी है, उसका पति किसी और के साथ रहता है और वो बच्चे पाल रही, घर संभाल रही। तो जब पति एक बार होता है और वो 4-5 साल लगभग तक लगातार बारिश होती, तो एक दिन उसका पूरा गुस्सा फूट पड़ता है और वो पूरा दिन बोलती है। इसमें मार्केस ने 3 पन्नों तक एक भी फुल स्टॉप, पूर्ण विराम का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो उस औरत के अंदर की जितनी फ्रस्ट्रेशन है वो पूरे दिन में बोल बोल के अपने पति पे निकालती है। उस पैराग्राफ, उस पूरे मोनोलॉग में कहीं पे कोई पूर्ण विराम नहीं है, कुछ नहीं है, वो लगातार बोलती चली जाती है। इसको अनुवाद करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि लग रहा था अब यहाँ वाक्य तोड़ दिया जाए। वाक्य तोड़ने का मतलब होता है कि आप मार्केस के लेखन शैली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी वजह से इसको इस तरह से लिखा है। तो ये 2 थे जो बीच में हमको काफी, मतलब हमको आज तक इनका वो याद है कि कैसे हम इनके साथ जूझे थे, और ये हमको छू के भी गए ये पूरे के पूरे। कैसे एक औरत जो इतने साल अपने अंदर इतना कुछ बंद करके रखती, तो एक दिन जब विस्फोट होता है सब निकल जाता है। तो ये मैं 2 थे। अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस घटना का जिक्र मनीषा जी कर रही हैं, उसमें माँ खाना बना रही होती है और अचानक उसे लगता है कि कोई आवाज सुनाई, उसका बेटा आवाज दे रहा है, और वह देखती है और जिस खून के लकीर की बात कर रही हैं, वह खून इस रूप में आता है कि यहां तक ध्यान रखता है कि जो लड़के खेल रहे हैं ड्राइंग रूम में उनको डिस्टर्ब ना हो, जो हाँ, कालीन है घर की वो डिस्टर्ब ना हो, उस गंदी पर ना हो। दाग भी ना पड़े। वो पूरा सब कुछ बचाते हुए सीधे अपनी माँ के पास पहुंचती है। संवेदना की एक पराकाष्ठा है। मार्केस को जादुई यथार्थवाद का जनक कहा जाता है। कुछ घटनाएं इस पुस्तक में भी मुझे जी। पढ़ने के दौरान मिली। ऐसा क्या है कि उनको ये कहा जाता है कि उन्होंने उनके लेखन से ये उपजा, उससे पहले पश्चिम में इस तरह का यथार्थवाद, जिसको हम जादुई कहें, मतलब जादुई भी है और यथार्थ भी है। ये अपने आप में थोड़ा सा हिंदी के लोगों को समझने में दिक्कत होगी। आप इसके बारे में थोड़ा ये बताइए। बहुत आसान है। पहले तो कि मार्केस के उपन्यास के साथ नहीं उपजा, उससे पहले भी था। बोर्खेस ने भी इसके इस्तेमाल किया, मारियो वारगास llosa भी है, बहुत सारे लेखक हैं। मार्केस का उपन्यास चूंकि इतना सफल रहा और उसको इतनी ख्याति मिली, तो उस वजह से वो जाना गया, और ये बूम समय का है, बूम लिटरेचर जो आया था दक्षिण अमेरिका में, जो पूरे दुनिया में फैला और लोगों ने जाना। जादुई यथार्थवाद बहुत एक लेखन शैली है जिसमें आप आम तौर रोजमर्रा की जिंदगी को एक जादुई ढंग से थोड़ा सा पेश करते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप ये खून की धारा ही ले लीजिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि खून की धारा कोने कोने होते हुए लोगों को बचाते हुए पहुंचेगी। उन्होंने सिर्फ एक ये कि मरते वक्त शायद बेटे ने माँ को याद किया, माँ को एहसास हुआ और माँ चली गई। यही जादुई यथार्थवाद है। इसमें एक वो है, जब चिड़िया जो है वो गिर जाती हैं एकदम मर मर के, मतलब वो उसमें लिखा हुआ है, शायद हमको एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही थी कि चिड़िया खिड़की के शीशों पे सिर मार मार के अंदर आने के लिए जान दे रही थी। तो उसी दौरान का समय है जब एल नीनो करंट का पता चला था। गर्मी बेइंतहा हुई थी उस साल, और चिड़िया जो है मरी थी। इस साल भी हम अभी अखबार में पढ़ रहे थे कि किस तरह से चिड़िया मर के गिर रही हैं अचानक, क्योंकि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है इस समय, लू चल रही है। तो वो जो चिड़िया गिर गिर के मर रही थी, उसी को उन्होंने, एल नीनो करंट एकदम नया था, उसके बारे में लोगों को जानकारी ज्यादा नहीं थी, तो उसी चीज को कि चिड़िया मर रही है, उन्होंने इस तरह से लिख दिया कि चिड़िया जो है शीशे पे अपना सिर मार रही थी ताकि वो घर के अंदर आ सके।
यही है जादुई यथार्थवाद। या मार्केस का कहना था कि जादुई यथार्थवाद क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो उसी तरह कहानी लिखता हूँ जिस तरह मेरी नानी ने सुनाई थी। हम लोग का जो यथार्थ है वो वेस्ट के लिए जादुई बन जाता है, और वो इसीलिए उसका नाम जादुई यथार्थवाद पड़ा है। लेकिन हमारे लिए तो वो यथार्थ है, हम लोगों की तो जिंदगी है ये सब। आपने इस किताब में अपनी जो भूमिका लिखी है उसमें लिखा है कि कहीं न कहीं दक्षिण अमेरिका बहुत सारे उपनिवेशों का जो प्रभाव रहा है और इसीलिए शायद वो भारतीयता से काफ़ी हद तक भारतीय उपमहाद्वीप से उसकी संस्कृति मिलती-जुलती है। क्योंकि एशियाई लोग किसी ज़माने में गए, फिर स्पेन का इतना बड़ा असर रहा। और साथ ही इसमें आपने एक छोटा-सा नोट भी लिखा है जो नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं मनुष्य के अंत को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। जो एकाकीपन की बात हम लोग कर रहे थे कि वो दक्षिण अमेरिका में जो घटनाएँ थी, वहाँ जो एकाकीपन उपजा जब हम मार्केस के जीवन को पढ़ते हैं खासकर आपकी किताब से ही अगर हम कहें, आपने बाकायदा एक बड़ा चैप्टर जी। लिखा है किताब के अंत जिससे हिंदी के पाठकों को जानने में आसानी होगी कि मार्केस का अपना जीवन क्या था और आपने बहुत स्पष्टता से वहाँ कहा है कि आपने उनकी रचनाओं का ज़िक्र नहीं किया है। इसे सिर्फ़ इसलिए लिखा है कि लोग जान सकें कि दुनिया का जो इतना बड़ा लेखक है, उसके अपने जीवन में क्या कुछ घट रहा था। जी। ऐसा तो नहीं कि अ, मार्केस अपने एकाकीपन को और जो जिस समाज में वो जी रहे थे, जिस दौर में, उन दोनों को उन्होंने जोड़ दिया हो और उसके बाद ऐसी कोई रचना आई हो। आपकी अपनी राय क्या है इस पर? हमारी राय में ऐसा है कि उनके जीवन में एकाकीपन था नहीं इस तरह से। वो बहुत सुखी थे, बच्चे थे, अपनी शादी में वो सुखी थे, घर से वो सुखी थे। तो एक जो एकाकीपन का ज़िक्र उन्होंने किया है वो उनके देश के लिए है, क्योंकि आज़ादी के बाद भी, स्पेन से आज़ादी पाने के बाद भी दक्षिण अमेरिका का जो हाल हुआ था काफ़ी समय तक, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे अमेरिका की, यूएसए की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी आर्थिक कारणों से, क्योंकि वो वहाँ से आर्थिक फ़ायदा चाहते थे। और उन्हीं लोग उसी वजह से, मतलब बिल्कुल ये तो इतिहास में दर्ज भी है कि सीआईए के ज़रिए ही बहुत सारे डिक्टेटर्स जो थे उन लोगों ने खड़े किए वहाँ पे, आर्थिक हालात बुरे हुए। और इसमें जो वो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का ज़िक्र करते हैं, बनाना कंपनी का, वो भी असल में आई थी और जिस तरह का उन्होंने वहाँ पे तबाही मचाई थी, वो सब एक्चुअली हुआ था। तो मार्केज़ ने जब ये उपन्यास लिखा था, उनका बहुत साफ तौर पे कहना था कि ये इस तरह से कहानी मेरी नानी सुनाती थी, तो मैंने लिख उसी तरह दिया, लेकिन कहानी ये कोलंबिया की है और दक्षिण अमेरिका की है। तो वो नहीं, जो दक्षिण अमेरिकन, जी, विस्थापन का आपने ज़िक्र किया है। आपने बताया है कि किस तरह से उनको तानाशाह के जी, खिलाफ जो देश जी, निकाला। जी। तो वो तो है, वो तो बहुत से लेखकों, और दक्षिण अमेरिका के सारे लेखक विस्थापित हुए, चाहे वो पाब्लो नेरुदा ही क्यों ना हो। सभी बाहर गए, सबने बाहर बैठ के भी लिखा, देश वापस प्रेम आके में भी लिखा। प्रेम में रहने के बावजूद उनको शादी के लिए एक लंबा समय इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है, वो जी। मजबूरी बाध्यता नहीं भी रही हो, लेकिन उस दौरान अच्छा नौकरी की भी आपने उनके नौकरी के संकट का भी ज़िक्र किया है, लगातार अपने जी, विचारों के चलते उनको उनको एक दिक्कत। जगह स्थानांतरित होना पड़ा। तो जी, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है, हम कह नहीं सकते, बहुत बड़े लेखक हैं। मैं एक सवाल मेरा ये था कि आपने नेरुदा को भी किया है। जी, दोनों को अगर कहा जाए, आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा है तो जी, ये है। दोनों तुलनात्मक तौर पे लेखकीय अंतर क्या है और विषय का अंतर क्या है? अगर बतौर बहुत मुश्किल सवाल है, दोनों बहुत अलग लेखक हैं। एक तो दोनों की लेखन शैली बहुत अलग है। एक कविता लिखते हैं, एक उपन्यास लिखते हैं, तो बहुत मार्केज़ ने कभी कविता नहीं लिखी और नेरुदा ने जो है गद्य नहीं लिखा। सिर्फ़ अपने ये संस्मरण लिखे, उसके अलावा कुछ नहीं, हमेशा कविता लिखी। पॉलिटिकली दोनों बहुत एक्टिव थे, दोनों ही कम्युनिस्ट थे। तो एक तरह से उनके सोच विचार तो मिलते हैं, और लेखन शैली उन दोनों की बहुत अलग है, क्योंकि वो लोग लिखते ही अलग चीज़ें, एक गद्य लिख रहा है, एक कविता लिख रहा है, तो शैली तो मिल नहीं सकती है, वो तो बिल्कुल अलग रहेगी ही। और जहाँ तक हमसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमको मुश्किल क्या लगा था, तो हो सकता है
क्योंकि पहले हम यही कहते थे और आज भी शायद हमको ये लगता है कि हमको नेरुदा के संस्मरण अनुवाद करना ज़्यादा मुश्किल लगा था। अच्छा। क्योंकि वो कवि हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से कवि हैं, तो उन्होंने जो संस्मरण भी लिखे हैं उसमें कविता का एक लय जो है वो उनके गद्य में भी आया है, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल था। तो और उन्होंने खैर बहुत सारी जगहों के बारे में लिखा, वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में लिखा, तो वो जो रिसर्च इसमें करना पड़ा था कि ये पौधा है कौन सा, स्पेनिश में तो समझ में आ गया लेकिन इसको हिंदी में कहते क्या है, तो वो पहले उसका बोटानिकल नाम ठीक से ढूंढना, और जिस समय हमने ये अनुवाद किया था तब इंटरनेट होता नहीं था, तो आज तो थोड़ा आसान है, आपने एक नाम डाला आपको पौधा भी दिख जाएगा, उसका नाम भी तरह से पता चल जाएगा, लेकिन उस जमाने में तो ऐसा था नहीं। उस जमाने में आपको जाके एनसाइक्लोपीडिया पे बैठ के सारा देखना पड़ता था, समझना पड़ता था। इस वजह से हमको नेरुदा का अनुवाद उस समय बहुत मुश्किल लगा था। हो तो सकता है इस कि आज अगर हम करें तो ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सी चीजें जो मेहनत ज्यादा लगी थी वो आसानी से हो सकती है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि सबसे आसान अनुवाद आपका बंदूक द्वीप रहा होगा, गन आइलैंड। नहीं, गलत है जयप्रकाश जी, हमको तो वो भी बहुत मुश्किल लगा था, क्योंकि अब फिर से उसमें क्लाइमेट चेंज को लेके आप देख लीजिए कितना कुछ है, ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ है वहां पे, मतलब भूगोल इतना है, हर एक पत्थर एक एक मतलब नदी है और समुद्र है, लेकिन उनके अलग अलग करेंट्स हैं, उनके क्या नाम, अब हिंदी में पढ़ाई की होती तो ये चीजें बहुत आसानी से आ सकती थी इंसान को, क्योंकि आपने किताब में पढ़ रखी है। अब आप अगर शब्दकोश में देखते हैं तो आपको ये समझ नहीं आता कि ये शब्द ठीक शब्द है जो आम भाषा में यूज होता है, इस्तेमाल होता है, या ये सिर्फ शब्दकोश का शब्द है। तो आप फिर से वापस जाते हैं, फिर अखबारों में ढूंढना शुरू करते हैं कि ये शब्द कौन सा यूज किया जाता है, डॉल्फिन ही सही रहेगा या कुछ और लिखा जाए। तो ऐसा नहीं है कि अमिताभ घोष का अनुवाद आसान रहा हो, वो भी बहुत मुश्किल अनुवाद था। तो अनुवाद सारे ही शायद मुश्किल होते हैं, हमको अगर कोई अनुवाद सबसे आसान लगा है तो वो जो हमने किया था शायद अद्वैता काला का ऑलमोस्ट सिंगल था, लगभग सिंगल, और अनुजा चौहान का कुछ हद तक, बहुत ज्यादा वो भी नहीं, क्योंकि उसमें भी काफी सारी कल्चरल चीजें थी, लेकिन अद्वैता काला का शायद हमको सबसे आसान लगा था, उसके अलावा तो सब में बहुत मेहनत लगी थी। नहीं, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती, आपने इतने बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद किया है, इसके बाद अगर आप कहोगे, आपकी बात पे विश्वास कौन करेगा, ये बताइए। ऐसा नहीं है हिंदी नहीं आती, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो तुरंत ऐसे बहने लग जाती है, थोड़ी मेहनत भी लगती है और सोचना भी पड़ता है। और जहाँ टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं, अगर आपको लगे कि क्लाइमेट चेंज को आप बहुत आसानी से शब्दकोश में ढूंढ के लिख लेंगे, तो वो होता नहीं है उस तरह से, क्योंकि वो प्रभाव नहीं आता भाषा का, आपको तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है अनुवाद में। मुझे एक 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 13वें अध्याय में आपने पहली जो पंक्ति है वो है जिंदगी के आखिरी सालों के संभ्रम में, मतलब मुझे लगता है कि संभ्रम को आपको स्पेनिश में समझना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत हिंदी के। हिंदी में सही कह रहे हैं तो आप। अच्छा, इसी तरह से आप अंग्रेजी स्पेनिश किस भाषा में अपने को सहज पाती हैं अनुवाद करने में, मतलब हिंदी में जो अनुवाद करती हैं वो किस भाषा से अनुवाद करना आपको ज्यादा सहज लगता है? एक दोनों, अंग्रेजी भी और स्पेनिश भी, दोनों। दोनों में आप दोनों। समान रूप से जी। आपको लगता है कि ठीक है, मैं जी। कर सकती हूँ। जी, बहुत आराम से। अगर कोई अनुवाद के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हो, तो उसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? एक मेरा सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि जो तकनीकी अनुवाद होता है, या जो हम जिसको कहते हैं कि लिपि बदलती है केवल, उस अनुवाद में और किसी भी साहित्यिक कृति के अनुवाद में क्या अंतर है? आप उस पर क्या कहना चाहती हैं कि अगर कोई अनुवाद के क्षेत्र में जाना चाहता हो, तो वो जी। किस क्षेत्र को चुने, और उन क्षेत्रों को चुनने के लिए उसके आपकी तरफ से क्या सुझाव है कि अगर आप जी। ये क्षेत्र में जाते हो तो आपको ये करना चाहिए, और अगर आप इस क्षेत्र में आते हो तो आपको ये होना चाहिए, जानना चाहिए, करना चाहिए? जी। देखिए अनुवाद जो है 2 भाषाओं के बीच ज़रूर होता है, लेकिन उससे ज़्यादा 2 संस्कृतियों के बीच होता है। तो अगर आप हिंदी अंग्रेज़ी में भी कर रहे हैं, अगर आपको भाषाओं की बारीकियाँ नहीं पता, उनके सांस्कृतिक संदर्भ नहीं पता, तो आप अनुवाद कभी भी अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो बाकी विदेशी भाषाएँ तो दूर की बात है, अगर आप किसी भी भारतीय भाषा से कर रहे हैं, अगर आपको जैसे उनके खान-पान, रहना, कपड़ा उस बारे में नहीं पता होगा बारीकी से, तो आपका अनुवाद कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो है सिर्फ़ शब्द ही
बदलेंगे, आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तब आप एक शब्दकोश उठाएंगे, एक से दूसरी भाषा में आप रख देंगे। तो पूरा करने के लिए सबसे जरूरी एक अनुवादक के लिए कि भाषा की बारीकियों को समझे और उसके सांस्कृतिक संदर्भों को समझे, उसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कर लो, सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी पे ना जाके थोड़ा सा अपनी तरफ से भी उसमें योगदान दे दें, तो वही एक सफल अनुवादक हो सकता है। और जो टेक्निकल होता है, जो तकनीकी अनुवाद होता है, उसमें तो सिर्फ लिपि का वो होता है और सिर्फ भाषा आप बदल देते हैं इधर से उधर। लेकिन साहित्यिक अनुवाद जो है उसमें आपको सांस्कृतिक संदर्भ जानना, समझना, सामाजिक संदर्भ समझना, वो बहुत जरूरी होता है। बहुत आसान सी चीज होती है। अगर हम हिंदी में किसी को कहते हैं अरे ये तो गऊ है, मतलब वो एक बहुत सीधी साधी लड़की है या जो भी इंसान है वो बहुत सीधा साधा इंसान है। अगर आप अंग्रेजी में या स्पेनिश में किसी को काऊ कहते हैं तो वो गाली है। तो अनुवाद करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गाली ना ध्वनित हो। बिल्कुल, आप मतलब उस गाली कोई दे रहा और उसको आप गाँव बना दे रहे हैं तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं अनुवाद की। नहीं, आप इन दिनों क्या कर रही हैं? मार्केस के की कहानियां हैं, उनका अनुवाद कर रहे हैं। एक उपन्यास करके अभी खत्म किया है, क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड, और अब मार्केस की कहानियों का कर रहे हैं। इतना समय कैसे निकाल पाती हैं? क्योंकि ना अनुवाद करने में मजा बहुत आता है हमको, तो पढ़ाने के बाद, काम करने के बाद, शाम को रात को जो समय मिलता है उसमें लगता है कुछ अपने मन का काम भी किया जाए, ये तो इसलिए व्यवस्थित निकल आता है। अनुवाद, मतलब जिसमें किताब, जैसे मैंने इसी की बात की, आप लगातार एक विषय पर बनी रह के, तो निश्चित रूप से 20 साल केवल इस किताब को या 5 साल केवल इस किताब पर तो नहीं रहा होगा। आपकी और भी किताबें आई हैं, आप द्वारा अनुदित होकर दूसरी किताबें आई हैं। आप एक साथ कई चैप्टर पे, जैसे मुझे लगता है आप कॉलेज में पढ़ाती भी हैं, मतलब जी, विश्वविद्यालय में, जी। अपने छात्रों के साथ भी आपका समय बीतता है। पैरेलल कुछ काम साथ-साथ करती हैं, तो ये कैसे कर पाती हैं? इसके बारे में ये क्या? पैरेलल साथ-साथ नहीं करते जयप्रकाश जी, बिल्कुल एक बार में एक उपन्यास, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि एक अनुवाद कर रहे हैं और दूसरे के एडिट हमारे पास आ गया देखने के लिए, पिछली वाली का। इतना ज़्यादा ओवरलैप होता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक बार में एक ही उपन्यास छूते हैं, क्योंकि 2 तो एक साथ कर ही नहीं पाएँगे। तो अभी जैसे होता ये है कि एक करके दे दिया आपने पब्लिशर को, वो 3 महीने बाद आपके पास लौट के आया, लेकिन तब तक आप दूसरे काम में लग चुके हैं। तब आपका थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन बाकी तो एक बार में एक करते रहिए तो हो जाता है। ये तो क्योंकि पीएचडी था तो इसमें पढ़ना बहुत पड़ा था, रिसर्च बहुत ज़्यादा थी, तो 5 साल लग गए थे उसमें, खाली अनुवाद नहीं था वो। लेकिन क्योंकि जब ये किया था, सिर्फ ये किया था, उसके बाद नेरुदा के समय भी वही किया था, मेरे से रुदुरेदा किया उसके बाद, तो वो एक करके हो जाता है। बस ये होता है कि एक 3 महीने में, 4 महीने में आप एक अनुवाद अब हम कर लेते हैं, वो चला जाता है पब्लिशर के पास, फिर हम दूसरा शुरू करते हैं। तो तो एक बार में नेरुदा की कविताओं के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा उनके संस्मरण का अनुवाद? क्योंकि कविता हमारे बस का नहीं है, हम कविता का अनुवाद बहुत अच्छा करते नहीं है, आपने हम कभी कर भी करके नहीं देख पाते हैं। कभी करके नहीं, देखा? नहीं, कविता के प्रति हमारी उतनी निष्ठा ही नहीं है, उतना आदत नहीं रहा है, या हम उसको समझ ही नहीं पाए कविता को इतना। हमने कभी कविता बहुत ज़्यादा पढ़ी भी नहीं। नेरुदा को पढ़ा है, उनकी कविताएँ ज़रूर पढ़ी हैं, लेकिन अपने आप को हम अनुवाद के लायक तो नहीं मानते कि हम कविता का अनुवाद कर पाएँ। कविताओं का अनुवाद और ज़्यादा मुश्किल होता है, तो जो लोग करते हैं वो बहुत बहुत मेहनत और बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पाता है। कोशिश तो हमने की है, लेकिन हमसे होता नहीं है। भारत में अनुवाद का, वो भी विश्व साहित्य के अनुवाद का क्या भविष्य है? मतलब हिंदी और भारतीय भाषाओं में आप क्या देख पाती हैं? देखिए, इधर तो बहुत काम शुरू हो गया। अब लोग जो है सीधे भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं से सीधे भारतीय भाषाओं में कर रहे हैं। पहले अंग्रेजी के ज़रिए करते थे, तो फिर जैसे मार्केज़, मार्केज़ बन जाते थे, उस तरह की गलतियाँ हो जाती थी। डॉन किखोते जो थे, वो क्विक्सोट, या वो बहुत ही कुछ अलग बन जाता था। तो अब जब क्योंकि सीधा विदेशी भाषाओं से हो रहा है, तो अच्छा काम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा होने लगा है धीरे-धीरे।
प्रॉब्लम अभी भी वही है कि कॉपीराइट इतनी आसानी से मिलता नहीं है, ना विदेशी लेखकों का मिलता है, ना यहाँ से, और यहाँ के अगर हम लेखकों का करें, भारतीय भाषाओं के लेखकों का, तो हमें वहाँ छपवाने की दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ से प्रकाशक वहाँ जाते नहीं है जल्दी, वो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ हम कैसे छपवाएंगे, हम कैसे जाएंगे, वहाँ का कॉपीराइट कैसे मिलेगा, पैसे की दिक्कत आती है हर बार के, महंगा है महंगा है, तो कॉपीराइट की दिक्कत आ जाती है। बहुत लोग छाप लेते हैं बिना कॉपीराइट के, लेकिन वो भी गलत है। तो वो चीज जो है अभी भी बहुत कम हो रही है, इससे बहुत ज्यादा काम हो सकता है, बहुत से लेखक हैं जिनको हम यहाँ ला सकते हैं। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि एक तो हम अंग्रेजी के जरिए ही लेखकों को जान पाते हैं, बाकी भाषाओं को हम नजरअंदाज कर देते हैं, अंग्रेजी में जो सफल हो जाता है उसको हम ले आते हैं। और दूसरा ये होता है कि कॉपीराइट का इशू बहुत बड़ा है, वो नहीं संभल पाता है। इसी से आपसे बातचीत करने के दौरान ही एक सवाल मुझे मेरे दिमाग में आया। ये हम लोगों की बातचीत का लगभग हम आखिरी चरण में हैं। स्पेनिश में इन दिनों कौन से अच्छे लेखक हैं जिनको आपको लगता है कि इनकी चर्चा भारत में होनी चाहिए या इनकी किताबों के अनुवाद होने चाहिए, एक। और दूसरा, क्या आप इस तरह का कोई प्रयास कर रही हैं कि जो स्पेनिश आप यहाँ जिन लोगों को पढ़ाती हैं वो अंग्रेजी या हिंदी से आपसे पढ़ते होंगे, वहाँ के साहित्य के लोगों को यहाँ की भाषा में कुछ चीज़ें, कुछ कृतियाँ, कुछ अच्छी प्रतिनिधि कहानियाँ मिल सकें, उस दिशा में कुछ प्रयास अगर आप करें तो क्या विश्वविद्यालय के स्तर पर या सरकार के स्तर पर या प्रकाशकों के स्तर पर कुछ मदद मिल सकती है या उसकी कोई संभावना है क्या? मदद का तो पता नहीं जयप्रकाश जी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि विश्वविद्यालय जो है अपनी तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी पिछले 8-10 सालों में आए हैं अनुवाद को लेके कि हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप अनुवाद को मूल लेखन नहीं मानते, रचना नहीं मानते, तो आप उसको वो दर्जा ही नहीं देते, तो आप उसको बढ़ावा कैसे देंगे? हम लोग की जब प्रमोशन होती है तो अनुवाद को दरकिनारे कर दिया जाता है और कहते हैं कि ये तो ओरिजिनल काम है ही नहीं। तो फिर हम क्यों करेंगे अनुवाद विश्वविद्यालय के लिए? क्योंकि आप हमारे काम को मान ही नहीं रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ की कृतियों को वहाँ पहुँचाने की बात है, तो बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। अभी प्रेमचंद का हाल में ही 2 साल पहले प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद वहाँ पे छपा है, और सोनिया गुप्ता उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही हैं और उन्होंने उस पे काम भी काफ़ी किया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं हो रहा, और जैसे लेकिन जो हो रहा है वो हिंदी और बाकी भारतीय भाषाओं से कम अंग्रेजी में जो भारतीय लिखते हैं उनके उपन्यास ज्यादा अनुवाद होते हैं, उनकी कृतियां ज्यादा अनुवाद होती है, फिर अंग्रेजी बीच में आड़े आ जाती है। तो इस बार हालांकि वो लिखी अंग्रेजी में ही होती है, लेकिन है वो अंग्रेजी की, विक्रम सेठ होंगे और बाकी, और जो जो थोड़े बहुत लेखक बाहर प्रकाशित होते हैं, जैसे गीतांजलि श्री, उन्होंने हमेशा, उनके सारे उपन्यास जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश में अनुवाद होकर छप चुके हैं। तो लेकिन वो प्रयास सिर्फ उनकी तरफ से ज्यादा रहता है, क्योंकि वो वहाँ के प्रकाशकों के पास जाती हैं, वो उनसे बातचीत करती हैं, वो अपने अनुवादक ढूंढती हैं, वो काम करवाती हैं। यहाँ से प्रकाशक बहुत कम हैं जो बाहर लेके जाते हैं। फ्रैंकफर्ट बुक फेयर इतना बड़ा होता है, यहाँ से बहुत कम प्रकाशक जाते हैं जो यहाँ की रचनाओं को, वहाँ की रचनाओं के आदान प्रदान की बात करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट करें। हम लोगों ने कुछ साल पहले विश्वविद्यालय में एक काम शुरू किया था कि हम लोगों ने फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन की कई सारी कहानियां ढूंढी थी, एक संग्रह तैयार किया था कि इसका अनुवाद हम हिंदी में छपवाएंगे। हम लोग टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके इसका अनुवाद कर रहे थे, एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था ये। हम लोग को कॉपीराइट ही नहीं मिल पाई, यहाँ से प्रकाशक कोशिश ही नहीं करते हैं कॉपीराइट की। तो हम लोग बैठे हुए अनुवाद लेके कि कल किसी दिन कुछ होगा तो हम लोग छपवा लेंगे। अब एक वो नए एम्बेसडर आए हैं, वो बहुत उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो स्पेनिश का शायद हमें कॉपीराइट मिल जाए, फिर बाकी भाषाओं का शुरू किया जाएगा। तो ये दिक्कत है कॉपीराइट, और ये जो कॉन्टैक्ट बनाने की, जो कि काम प्रकाशक का हो जाता है, क्योंकि हमारी तरफ से कोशिश करने से हमें कोई कॉपीराइट नहीं देगा एक अकेले इंसान के तौर पर। कॉपीराइट हमेशा प्रकाशक को मिलता है। तो प्रकाशकों को कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ और वहाँ दोनों के बीच में एक वो ब्रिज बनाए, पुल बनाए, नहीं तो काम करते रहने वाले काम करके बैठे रहेंगे। आप देखिए 20 साल लगे इस किताब को छपने में।
यही मैं आपकी बातचीत से एक चीज समझ में आ रही थी कि आप यह समझिए, हिंदी के दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को यह जानना बहुत जरूरी है कि जब मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद 2020 में स्पेनिश में पहुंच पा रहे हैं, तो बाकी लेखक जो उनके बाद के हैं और जो महत्वपूर्ण हैं, उनका पहुंचना कितना मुश्किल और कठिन है। और अगर मार्केस अब आ रहे हैं या इससे पहले भी आए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मार्केस को हम 1940 में या 1930 में हिंदी में पढ़ रहे थे। और इतनी उपन्यासों में एक उपन्यास छपा है सिर्फ अभी तक। इतने उपन्यासों में एक उपन्यास छपा है, तो अनुवाद की प्रक्रिया कठिन है, लेकिन इसीलिए आप बधाई की पात्र हैं कि आप हिंदी जगत को इस रूप में समृद्ध कर रहे हैं। हम लोग छोटे थे तो रशियन साहित्य बहुत आ रहा था, स्पेनिश के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जो बहुत पढ़े लिखे थे और जो अंग्रेजी जानते थे, बार बार हम जो बात कह रहे हैं कि अंग्रेजी की मार्फत जो कुछ विश्व साहित्य भारत में पहुंचा है वो अंग्रेजी की मार्फत आया है। तो आप इस बात के लिए बधाई की पात्र हैं कि सीधे स्पेनिश से एक पुस्तक हमारे पास पहुंच रही है, मूल भाषाओं से आप हिंदी में पहुंचा रही हैं और हिंदी को समृद्ध कर रही हैं। हमारी शुभकामना है कि और भी बहुत सारी किताबें लाएं। आपका जो प्रोजेक्ट आप बता रही हैं वो बहुत ही उम्दा होगा, क्योंकि उसमें छात्र और लेखक दोनों शामिल हैं। तो हमारी शुभकामना है कि वो किताब भी जल्द ही हिंदी जगत को मिले, ताकि वहाँ के नए लेखकों के बारे में भी, उनकी रचनाओं की, उनकी सृजनात्मकता के बारे में भी हम लोग जान सकें। भाषाएं समृद्ध करती हैं, एक दूसरे को ज्ञानवान बनाती हैं, इसलिए भी आप किताबें पढ़ें। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंदूक भी मैंने पढ़ा था, आपकी अनुदित पुस्तकें कुछ पहुंचती रही हैं, हमारे जैसे लोग भी ज्ञानवान होते रहते हैं और आनंद आता है पढ़ने में। अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को भी पढ़िए तो अपनी भाषा को जानने समझने में मदद मिलती है। आप लोग ये पुस्तक जरूर खरीदें। ये राजकमल पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य भी कोई बहुत अधिक नहीं है, केवल 500 रुपए है, 499 रुपए है, 500 रुपए में एक कम। तो आप इसे मंगा कर खरीद कर पढ़ सकते हैं और हम शीघ्र ही आपसे फिर बात करेंगे। आपकी नई किताब आए, इसकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कल ठीक इसी समय मैं फिर किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मिलूंगा। ये हमारा खास प्रोग्राम है। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।